नमस्कार, इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र की साक्षात्कार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है विकास की भारतीय अवधारणा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संघचालक डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी। डॉक्टर गुप्ता जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता ने कई प्रसिद्ध पुस्तकों का लेखन किया है, जिसमें वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास, हिंदू अर्थचिंतन आदि जैसी पुस्तकें शामिल हैं। डॉक्टर गुप्ता लंबे समय से विकास की भारतीय अवधारणा पर काम कर रहे हैं, जिसे उन्होंने सुमंगलम का नाम दिया है। इस विषय पर भी उनकी एक पुस्तक आ चुकी है। डॉक्टर गुप्ता, आपका स्वागत है। आज हम आपसे विकास की भारतीय अवधारणा के विषय में बात करने के लिए आए हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या वाकई विकास की भारतीय अवधारणा की हमें आवश्यकता भी है? निश्चित है। केवल भारत के लिए नहीं, समूची दुनिया के लिए आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले कहा, अब जितने प्रकार के अवधारणा है विकास को लेकर, वे सब आधी अधूरी और इनकंसिस्टेंट साबित हुई है। प्रोग्रेस बोलते थे पहले, फिर कहा प्रोग्रेस पूरा शब्द नहीं है, तो ग्रोथ बोलना शुरू किया, डेवलपमेंट बोलना शुरू किया, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलना शुरू किया, क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलना शुरू किया। पर बोलने वाले लोगों को लगता था कि हम जो करना चाहते हैं वो शब्द के माध्यम से प्रकट नहीं हो रहा है। करना कुछ चाहते हैं, कहना कुछ चाहते हैं और शब्द अधूरा पड़ रहा है। तो इस पर जब मैंने विचार किया तो मैंने कहा कि भारतीय मनीषा में तो मंगल शब्द मल्टी डायमेंशनल शब्द है। उस पर से फिर मैंने ये सुमंगलम का कॉन्सेप्ट दिया। चूँकि आज दुनिया भर में होलिस्टिक, इंटीग्रल, इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट ही दुनिया की समस्याओं का समाधान दे सकता है। इस पर से ये भारतीय अवधारणा, इसकी आवश्यकता महसूस हुई। जैसा हमने यह महसूस किया, भूटान के चौथे किंग ने वैसा ही महसूस किया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं सरकोजी को लगा अपने अंतिम कार्यकाल में विकास के जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो तो अधूरा है। तो उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी को कहा कि एक वैकल्पिक विकास की अवधारणा को खोजिए आप लोग। हमारी अमर्त्य सेन भी उस कमेटी के मेंबर थे और 3 लोग और मेंबर थे। और उस कमेटी के सामने उनको कहा उन्होंने कि आप अवधारणा की खोज करते समय भारत का अध्ययन करना, भारत की सामाजिक, आर्थिक, परंपरागत व्यवस्था का अध्ययन करना, उसमें से विकल्प निकलेगा। उन्होंने विचार किया। पीछे ILO का अधिवेशन हुआ। ILO में एक आग भारत की जो पारिवारिक व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था है वही जवाब दे सकती है श्रमिकों की समस्याओं का भी और श्रमिक और मालिकों के संबंध के बारे में। तो पुनर्चिंतन प्रारंभ हुआ है। उसी पर से मैंने इस भारतीय अवधारणा के बारे में विचार करना प्रारंभ किया। डॉक्टर गुप्ता, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि विकास की भारतीय अवधारणा की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन विकास की जो अवधारणाएं इस समय दुनिया भर में मौजूद हैं, क्या वो हमारे आर्थिक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है? जो विकास की मौजूदा अवधारणा है उसको अगर हम एक नाम पश्चिमी अवधारणा भी दे सकते हैं। मुख्य रूप से ये विकास की वर्तमान अवधारणा पश्चिम के देशों में उत्पन्न परिस्थितियों के अनुसार पश्चिम के अर्थशास्त्रियों ने दिया और उसको कमोबेश दुनिया के सब देशों ने स्वीकार कर लिया। इस अवधारणा की मुख्य बातें 4-5 है। पहली बात, जब विकास की चर्चा करते हैं तो विकास को परिभाषित करना पड़ता है। वर्तमान अवधारणा कहती है कि विकास का अर्थ है एक देश में एक वर्ष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों का जोड़। इसको आज की भाषा में बोला जाता है GDP। जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो वो आ जाती है पर कैपिटा रियल GDP। तो दुनिया के सब देशों में कौन देश विकसित है, कौन देश पिछड़ा है, कौन देश विकास कर रहा है, कौन देश विकास नहीं कर रहा है, GDP के आधार पर मापा जाता है। मेरा इस पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि ये माप ही गलत है। हम जिस प्रकार से GDP को मापते हैं वही दोषपूर्ण है। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। GDP की गणना करते समय हम
अपने गृह कार्यों में लगी हुई माताओं बहनों गृहिणियाँ जो अपने घर में रहकर बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करती है, उत्पादन तो हो रहा है देश में, पर वो जीडीपी में शामिल नहीं हो पाता। भारत जैसे देश में ऐसा बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन परिवार में होता है। पश्चिम के देशों में ये सब काम बाजार में होता है, इसलिए उनकी जीडीपी बढ़ गई है, हमारी जीडीपी कम हो गई है। कोई अपने घर के पीछे किचन गार्डन में सब्जी लगा लेता है और सीधा सब्जी तोड़ा और पका लिया, वो बाजार मूल्य नहीं है उसका, वर्तमान जीडीपी में उसको शामिल नहीं करते हैं। हमारे देश का किसान जो कुछ पैदा करता है, पैदा करने के बाद अपने घर के काम के लिए उसको उपभोग करने के लिए रख लेता है, बचे हुए को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। तो जीडीपी में गणना मार्केटेबल सरप्लस की होती है, सेल्फ कंजम्पशन की नहीं होती। इसलिए कुल मिलाकर के वर्तमान जीडीपी की गणना दोषपूर्ण है। दूसरी बात, ये विकास की मौजूदा अवधारणा ये कहती है कि जितना ज़्यादा उपभोग करोगे उतना ही ज़्यादा डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सब काम होगा तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो दुनिया भर में इसके कारण से कंज्यूमरिज्म आ गया। 2008 में जो कुछ भी अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसका एक बड़ा कारण ये कंज्यूमरिज्म था। तो वर्तमान अवधारणा कंज्यूमरिज्म पर आधारित होने के कारण से समूची दुनिया के लिए संकट पैदा कर रही है। इस अवधारणा की तीसरी बात यह है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो, और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए दो काम करने पड़ते हैं। एक काम बड़ी बड़ी मशीनों वाले बड़े बड़े उत्पादन तंत्र का निर्माण। तो मशीनें ज़्यादा काम करेगी, मनुष्य कम काम करेगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो वर्तमान मौजूदा विकास की अवधारणा बेरोजगारी बढ़ा रही है। और दूसरा काम इसमें करना पड़ता है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक साधनों का बेरहमी से शोषण हो रहा है, तो प्रकृति का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए मौजूदा विकास की अवधारणा वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, समस्याओं को बढ़ा रही है। विकास की भारतीय अवधारणा की बात करें तो वास्तव में यह अवधारणा है क्या? आपने इसे सुमंगलम का नाम दिया है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं? अगर इस कॉन्सेप्ट को, सुमंगलम के कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने दर्शकों को एक लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहें तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मैंने जब विकास के बारे में सोचना प्रारंभ किया तो थोड़ी बहुत मात्रा में दुनिया भर के साहित्य को पढ़ा और दुनिया के जिन जिन देशों में विकास के नाम पर जो कुछ हुआ है उसके परिणाम क्या है उसको भी देखने का प्रयत्न किया। तो ध्यान में आया विकास के नाम पर तो विनाश हो रहा है, और ये बात अब दुनिया भर के सब विचारक बोल रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 से आना प्रारंभ हुई। 1996 की रिपोर्ट ने बोला कि वर्तमान विकास ने क्या दिया, तो रोजगार विहीन विकास दिया। विकास तो हुआ पर रोजगार नहीं मिला। उसने कहा कि निष्ठुर विकास है, मर्सीलेस डेवलपमेंट है। उसने कहा ये जड़हीन विकास है, रूटलेस डेवलपमेंट है। और उसने आगे कहा ये भविष्यहीन विकास है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने इसमें जोड़ दिया ये संस्कारहीन विकास है। इसलिए हमको विकास के बारे में नए ढंग से विचार करना पड़ेगा। जब नए ढंग से विचार करने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो फिर उस पर से मैंने ये कहा कि कुल मिलाकर भारतीय जीवन मूल्यों में, भारतीय दृष्टि से भारतीय मनीषा ने जो कुछ भी सोचा है उसके आधार पर विकास के बारे में हम कुछ विचार कर सकते हैं क्या। तो उसमें से ध्यान में आया कि वर्तमान के जितने कॉन्सेप्ट है वो अधूरे हैं। हम पहले क्या बोलते रहे, प्रोग्रेस शब्द का प्रयोग किया, फिर कहा कि ये अधूरा है, तो ग्रोथ शब्द का प्रयोग हुआ, फिर कहा नहीं ये ग्रोथ भी अधूरा है, तो डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग हुआ, फिर डेवलपमेंट को भी अधूरा माना तो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ। सब शब्द देने वाले ये स्वीकार कर रहे हैं हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं, हमारे पास कोई कॉन्सेप्चुअल
टर्म नहीं है। तो हम भारत में मंगल की बात करते हैं, तो मैंने मंगल के शब्द में से सुमंगलम कहा। ये सुमंगलम मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। इसके केवल आर्थिक आयाम नहीं है, इसके सांस्कृतिक आयाम है, इसके राजनैतिक आयाम है, इसके सामाजिक आयाम है। सुमंगलम को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, अपने शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रकाश में अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति, संस्कृति, समस्याओं, साधन संपदाओं, सवालों, उसके संदर्भ में और कुल मिलाकर के मुख्यतः अपनी ही शक्ति, सामर्थ्य, साधनों और कौशल प्रतिभाओं के बलबूते पर देश का समग्र संतुलित विकास दर्शन, इसको मैंने सुमंगलम नाम दिया। तो इसलिए मैंने ये सुमंगलम की बात कही। इसका मुख्य उद्देश्य सुमंगलम का क्या है? तो हमारे यहाँ भारतीय परंपराओं में कहा कि हम ऐसा मॉडल देना चाहते हैं, ऐसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, जिसको मैंने सुमंगलम कहा, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख का विचार करेगी। किसी एक सेक्शन का, एक फ्रेगमेंट ऑफ द सोसाइटी का, एक वर्ग का विचार नहीं करेगी। और हमारे यहाँ तो उससे भी आगे बढ़ गए। कहा कि जब सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा जाता है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि हम मनुष्यों के सुख की बात करते हैं। तो फिर हमारे यहाँ कहा गया सर्वे भूत हिते रतः, सब भूत प्राणियों का हित जिसमें होता है। तो पर्यावरण आ गया, जीव जंतु आ गए, पेड़ पौधे आ गए, मनुष्य आ गए। तो सुमंगलम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम समूची सृष्टि, समूचे समाज के, सब मनुष्य जगत का, प्राणी जगत का, पशु जगत के मंगल का, उसके विकास का विचार करते हैं। इसलिए सर्वआयामी, बहुआयामी अवधारणा है। परंतु ये तो एक मुख्य उद्देश्य हुआ। इसके 5 सब एम्स हैं। पहला है, इसके द्वारा सबको रोटी की व्यवस्था होगी। रोटी यहाँ प्रतीकात्मक शब्द है। रोटी का मतलब है देश में, समाज में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी होगी। दुनिया में आज कहीं पर भी किसी भी विकास मॉडल में वह उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी नहीं है, हम देंगे। दूसरी बात इसमें हमने कहा सबको स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब है 3 प्रकार का स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य। और ये कैसे देंगे? अकेली एलोपैथी से नहीं दे सकते। तो एलोपैथी भी आएगी, आयुर्वेद भी आएगी, प्राकृतिक चिकित्सा भी आएगा, इसमें योग भी आएगा, प्राणायाम भी आएगा, होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम इस सुमंगलम में बनेगा, उसके आधार पर देंगे। और तीसरी बात इसमें कही, सबको समाजोपयोगी संस्कारक्षम शिक्षा के समान अवसर। यह मैंने समान अवसर की बात कही। शिक्षा संस्कार देने वाली होनी चाहिए, समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए। आज की शिक्षा के कंटेंट्स में तो हम बहुत सारी ऐसी शिक्षा देते हैं जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। और चौथी बात मैंने कही है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है सबको रोजगार, हर हाथ को काम। आज की व्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं बढ़ रहे। जितनी मात्रा में रोजगार चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। और अंत में 5वीं बात मैंने कही है, सबको सुरक्षा, सब प्रकार के आंतरिक बाहरी सुरक्षा। ये 5 बातों को जो पूरा कर सकती है उसको मैंने कहा सुमंगलम या विकास की भारतीय अवधारणा। विकास की इस भारतीय अवधारणा को लागू करने के लिए हमें करना क्या होगा? और मुझे बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कई बार भारत के विचार को सुनने के बाद में ये आशंकाएं जो भारतीय मनीषा को कम समझता है, कम जानता है, उसके मन में उत्पन्न होना ये स्वाभाविक है। हमने उपभोग को मना नहीं किया है किसी भी व्यवस्था में। हमने इतना ही कहा उपभोग को सीमित, संयमित, सदाचारी रखना पड़ेगा। इस प्रकार से उपभोग की शैली और जीवन शैली अपनानी पड़ेगी जिसके कारण से देश के सब व्यक्तियों को ज़रूरत का सामान मिल जाए। ऐसा न हो जाए
देश के चंद लोगों की तो अय्याशी के लिए सामान रहे और देश के सामान्य व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले के लिए, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले के लिए, गांव में गरीब की झोंपड़ी में रहने वाले के लिए खाने के लिए भी न मिले, बिलो पॉवर्टी लाइन रहे, तो उपभोग सबका हो, सबकी आवश्यकता हो, इसलिए उसको हमने कहा सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न। तो इस सुमंगलम में सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न को लाने का प्रयत्न होगा। जहाँ तक ग्लोबलाइजेशन का सवाल है, मुक्त बाजार का सवाल है, हमने उसका विरोध नहीं किया, उसके तरीके का विरोध किया है। आज जिस प्रकार का ग्लोबलाइजेशन है वो अनफेयर है। हम कहते हैं कि एक नए तरह का इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस लाना पड़ेगा जो इंटरडिपेंडेंट हो। वर्तमान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध वो डिपेंडेंट है। कुछ लोग चालाकी से बड़े संपन्न देश दुनिया के बाकी देशों पर अपने पर निर्भर बना लेते हैं और उनका शोषण करते हैं। ये अनफेयर है। ग्लोबलाइजेशन, अनफेयर वाला ग्लोबलाइजेशन दुनिया का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हम फेयर ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में हैं। उस प्रकार का होना चाहिए। व्यापार तो चलेगा ही ना, दुनिया से लेना देना चलेगा, आयात निर्यात पर प्रतिबंध लग नहीं सकता, लगना भी नहीं चाहिए। परंतु किसी देश को ये स्वतंत्रता रहना चाहिए वह दुनिया के किस देश से कौन सा सामान मंगाना चाहता है और किस देश को कौन सा सामान भेजना चाहते हैं। वर्तमान में जैसे WTO के माध्यम से ज़बरदस्ती मार्केट एक्सेस के नाम पर दुनिया के गरीब देशों को सामान बेचा जा रहा है और उनसे सामान सस्ते दरों पर खरीदा जा रहा है, ऐसा ग्लोबलाइजेशन वो न भारत के पक्ष में है न दुनिया के, उसको बदला जाना चाहिए। इतना ही सुमंगलम में कहा है। डॉक्टर गुप्ता, पश्चिम में वेलफेयर इकोनॉमिक्स की एक पूरी स्ट्रीम जिसे कहते हैं एकेडमिक स्ट्रीम है जिसमें कि लोगों के कल्याण की ही बात की गई है और विकास की भारतीय अवधारणा में भी हम मूलतः लोगों के कल्याण की बात कर रहे हैं। इनमें कितनी समानता है? क्या वाकई इनमें कोई समानता भी है? क्या कोई पॉइंट ऑफ सिनर्जी है या हम ये माने कि ये बिल्कुल एक दूसरे के जो है विपरीत, जो है डायमेट्रिकली अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं? दोनों में काफ़ी कुछ सिनर्जी है पर दोनों पूर्णतया एक नहीं है। सुमंगलम का कॉन्सेप्ट और विकास की भारतीय अवधारणा वेलफेयर इकोनॉमिक्स से भी अधिक आगे जाती है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में केवल मनुष्यों को समान चीज़ें मिल जाए उतना ही किया है। उसने एनवायरनमेंट का विचार नहीं किया, उसने पेड़ पौधों का विचार नहीं किया, उसने जीव जंतुओं का विचार नहीं किया। इस सुमंगलम ने उस वेलफेयर इकोनॉमिक्स के और अधिक विस्तार दिया है और विस्तार दे करके संपूर्ण जगत के, संपूर्ण सृष्टि को कैसे टिकाऊ बना सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं, धारणक्षम बना सकते हैं, लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियों को भी रिसोर्सेज मिल सके, उसकी चिंता सुमंगलम ने कही है। इसलिए कुछ मात्रा में कह सकते हैं सिनर्जी है पर उससे आगे बढ़कर सुमंगलम में विचार किया है। अगर हम विकास के मॉडल्स की बात करें, डेवलपमेंट मॉडल्स की बात करें, तो मूलतः दो किस्म के डेवलपमेंट मॉडल हमने देखे हैं। एक जो कैपिटलिस्ट फिलॉसफी पर बेस्ड है और दूसरा जो मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर आधारित रहा है। तो जो विकास की भारतीय अवधारणा है वह वास्तव में मार्क्सिस्ट और कैपिटलिस्ट मॉडल से किस तरीके से डिफरेंट है? पूंजीवादी और मार्क्सवादी मॉडल दुनिया भर में असफल साबित हो गए हैं। पूंजीवाद का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? पूंजीवाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, व्यक्तिगत हित में विश्वास करता है। पूंजीवाद का ये कहना है कि संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होना चाहिए, इंडिविजुअल ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जिसके पास साधन होगा वो अपने साधन के बलबूते पर जो कुछ उत्पादन करेगा उसका उपभोग करने का उसको स्वतंत्रता रहना चाहिए। इसका परिणाम क्या हुआ? तमाम पूंजीवादी देशों में विषमता बढ़ गई। तमाम पूंजीवादी देशों में हैव्स एंड हैव नोट्स के बीच संघर्ष पैदा हो गए। तमाम पूंजीवादी देशों में साधन संपन्न लोगों ने साधनहीनों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए वह
समाज का, देश का, संसार का कल्याण करने वाली अर्थव्यवस्था सिस्टम साबित नहीं हुआ। उसकी प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया में से मार्क्स आया, साम्यवादी सिस्टम आया। साम्यवादी सिस्टम ने ये कहा देश के संसाधनों का नेशनलाइजेशन कर लेना चाहिए और नेशनलाइजेशन के नाम पर गवर्नमेंटाइजेशन कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व हो गया और व्यक्ति को कोई स्वातंत्र्य नहीं है। सरकार जो तय करेगी वही काम करना पड़ेगा। सरकार जो खाने के लिए, पहनने के लिए, काम करने के लिए बताएगी वही करेंगे। तो वो एक जेल के कैदी की तरह हो गया। तो काम करने का इंसेंटिव और इनिशिएटिव तमाम साम्यवादी देशों में समाप्त हो गया। रूसी अर्थव्यवस्था और उसके साथ की अर्थव्यवस्था इसीलिए ढह गई। तो दोनों विचार आधे अधूरे हैं। इसके विपरीत इस भारतीय अवधारणा में हमने कहा साधनों पर न व्यक्तिगत स्वामित्व का कॉन्सेप्ट ठीक है, न सरकारी स्वामित्व का कॉन्सेप्ट है। साधन तो परमात्मा के दिए हुए हैं ना। हमारे यहाँ ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत। पहाड़ कौन लाया था? नदी कौन लाया था? समुद्र कौन लाया था? मिनरल रिसोर्सेज कौन लाए थे? वन संपदा कौन लाए थे? ये तो संपूर्ण समाज का, जिसको हमने ईश्वर कहा, उसका है। इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हमने कही, सामाजिक स्वामित्व की बात हमने कही। उसको स्वीकार करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप न तो शोषण होगा और न ही किसी भी प्रकार के और व्यक्ति की गरिमा को समाप्त होगी। इसलिए सुमंगल का कॉन्सेप्ट पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था दोनों से अधिक बड़ा, व्यापक, अधिक मंगलमय कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर गुप्ता, प्रोफेसर एम.जी. बोकरे ने 1992 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, हिंदू इकोनॉमिक्स। विकास की जिस भारतीय अवधारणा की हम बात कर रहे हैं, उस पूरी यात्रा के अंदर उस अवधारणा को स्थापित करने के प्रयासों में इस पुस्तक का क्या महत्व है? आपने बहुत अच्छा विषय निकाला है अरुण जी, और ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कभी प्रोफेसर एम.जी. बोकरे मार्क्सवादी पार्टी के इंटेलेक्चुअल सेल के गाइड एंड फिलोसफर होते थे। बहुत प्रामाणिक व्यक्ति थे। नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। जैसा आपने कहा कि वो दत्तोपंत जी के संपर्क में आए, कुछ हमारे और लोगों के संपर्क में आए, पर प्रामाणिक व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे। उनको कहा कि एक ऑल्टरनेटिव है, भारतीय शास्त्रों का आपने अध्ययन किया है क्या? तो उन्होंने तो किया नहीं था। तो उन्होंने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ किया और उन्होंने कहा कि मेरी तो आंखें खुल गई है। मैं जो कुछ अब तक कहता रहा, सुनता रहा, बताता रहा, पढ़ाता रहा, वो तो सब कुछ विपरीत था। उस पर से फिर उन्होंने ये हिंदू इकोनॉमिक्स नाम की पुस्तक लिखी। और जब स्वदेशी जागरण मंच का गठन हुआ तो सबसे पहले वो स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक बने। इस हिंदू अर्थशास्त्र की पुस्तक में उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि हिंदू चिंतन में, भारतीय चिंतन में कहीं दकियानूसी नहीं है। और ये जो गलतफहमी लोगों के मन में थी, हमने आर्थिक प्रश्नों पर विचार ही नहीं किया है। हम तो केवल और धर्म की, शास्त्र की, दर्शन की, हिमालय की कंदराओं में जाकर तपस्या करने की यही बात करते हैं। हिंदू शास्त्रों में कहाँ अर्थशास्त्र की, आर्थिक वस्तुओं की? तो उन्होंने सबसे पहले ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया, गहरा अर्थशास्त्र है, गहरे आर्थिक सिद्धांत है। और वो पुस्तक दुनिया भर में बड़ी प्रसिद्ध हुई। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट के कारण से, और जो केवल बंद दिमाग रख कर के खास तरह की लीक पर ही चलते हैं, उन्होंने उसको जितना महत्व देना चाहिए था वो नहीं दिया है। परंतु मुझे विश्वास है अब वर्तमान की पीढ़ी धीरे धीरे उस चिंतन की ओर आ रही है। एकेडमिक सर्कल में भी, यूनिवर्सिटी सर्कल में भी, रिसर्च के सर्कल में भी बोकरे जी और बोकरे जी जैसे समकक्ष लोगों ने, जिन्होंने इसी प्रकार का विचार किया है, वह विचार फिर से महत्व प्राप्त करेगा। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या पश्चिम में कोई ऐसा अर्थशास्त्री है या वहाँ कोई विकास का कोई ऐसा मॉडल डेवलप हुआ है जो कि जिस भारतीय अवधारणा की हम बात कर रहे हैं, विकास की भारतीय अवधारणा की, उससे थोड़ा कम से कम जो है, जिसको कह सकते हैं कि उसके आसपास कहीं हो, उसके कहीं करीब हो?
क्या कोई ऐसा मॉडल या कोई ऐसे अर्थशास्त्री हैं पश्चिम में? दो तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि पश्चिम के अनेक चिंतक लोग स्वयं सवाल उठा रहे हैं कि विकास के जिस मॉडल पर हम चले जा रहे हैं वो मॉडल तो वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जिस रिजल्ट की हमने कल्पना की थी। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए हैं बाल्डविन, उन्होंने डाइसेंट ऑन डेवलपमेंट ऐसे करके पुस्तक लिखी। गुनार मिडल बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एशियन ड्रामा लिखा। उन्होंने अगेंस्ट द स्ट्रीम पुस्तक लिखी, उसमें लगभग वही बातें कही है जो हमने कहने का प्रयत्न किया है। तो पश्चिम में भी धीरे धीरे करके इस विचार के बारे में पुनर्चिंतन प्रारंभ हुआ है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ, उसका जीनस ही है। उन्होंने कहा केवल जीडीपी बेस ग्रोथ मॉडल दुनिया के लिए सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता, इसके साथ और जोड़ना चाहिए। उन्होंने 3 पैरामीटर जोड़े। उसके बाद में दुनिया भर के अनेक चिंतकों ने, किसी ने 16 पैरामीटर जोड़े, किसी ने 64 पैरामीटर्स जोड़े। और अपने पड़ोस में ही छोटा सा देश है भूटान, भूटान के 4th किंग, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा किसी भी देश के विकास को मापा जाना चाहिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के माध्यम से, GNH। ये उन्होंने दुनिया भर में प्रचारित हो गया वो कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट देते हुए उन्होंने कहा भूटान में हम जो माप करेंगे केवल तथाकथित GDP के आधार पर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बौद्ध देश है, तो जीवन में लोगों के में बौद्ध परंपराएं कितनी आ रही उसके आधार पर भी देखेंगे। पर्यावरण की रक्षा कितना कर पा रहे हैं उसके आधार पर ही देश की हैप्पीनेस को मापेंगे। तो जिस चिंतन की ओर हमारे मनीषी संकेत कर गए और सुमंगलम में मैंने देने का प्रयत्न किया है, दुनिया भर के अर्थशास्त्री अब उस ओर आते चले जा रहे हैं। बड़ी डिबेट चलिए, अब लोग कहने लगे बैक टू दी नेचर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिमिट्स टू ग्रोथ, ये सब पुस्तकें पश्चिम के लोगों ने देना शुरू किया है। तो ऐसे धीरे धीरे करके वहाँ पर भी विचार चलने लगा है। डॉक्टर गुप्ता, मेरा अब आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि आपने लंबे समय तक विकास की भारतीय अवधारणा पर काम किया है और इस संबंध में आपने अध्ययन भी किया है, लेखन भी किया है, और आपने हमें बताया भी कि एक विशिष्ट किस्म की लॉबी है जिसने इंटेलेक्चुअल स्पेस को बड़ा डोमिनेट किया, जिसकी वजह से इस विषय पर जो मौलिक लेखन हुआ है उसके विषय वो बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं आ पाया, बहुत ज़्यादा चर्चा उसके विषय में नहीं हुई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे पुस्तकों और संदर्भ ग्रंथों की सूची साझा कर सकें, कुछ उनके नाम, लेखकों के नाम साझा कर सकें जो कि विकास की भारतीय अवधारणा से जुड़ी हुई, अगर किसी की भी कोई क्यूरोसिटी है तो वो उसको शांत कर सकें, कोई अपने आप को इस विषय में अपडेट करना चाहता है तो वो इन पुस्तकों को पढ़ सके। तो ऐसे अगर आप कुछ संदर्भ ग्रंथों और पुस्तकों की सूची हमारे साथ साझा कर सकें तो हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा। पहली बात तो यह है कि स्वतंत्रता से पहले भी और स्वतंत्रता के बाद में भी अपने देश में कुछ ऐसे चिंतक हो गए जो लगभग इसी प्रकार की बातों के आधार मान करके विचार कर रहे थे, पर वो स्थापित नहीं हो सके। उदाहरण देना हो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर JK मेहता थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वांटलेसनेस। उनका इकोनॉमिक्स का ध्येय क्या है? अंततोगत्वा वांटलेसनेस की स्थिति को पहुंचाना, जिसको निर्वाण कहा जाता है। आवश्यकताएं बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं है, आवश्यकताओं को कम से कम कैसे किया जा सकता है ये अर्थशास्त्र का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसे प्रोफेसर JK मेहता ने बड़ा काम किया था, वो ज़्यादा नहीं चला। अपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ब्रह्मानंद थे, वकील, और ब्रह्मानंद बड़ा नाम हो गया है। तो प्रोफेसर ब्रह्मानंद ने एक धर्मोनॉमिक्स दिया था। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स का आधार क्या होना चाहिए? धर्म होना चाहिए, धर्म के आधार पर इकोनॉमिक्स। हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ाते हैं उसको कहते हैं कि वो धर्म से कोई नाता नहीं होना चाहिए, यानी एथिक्स से कोई नाता नहीं होना चाहिए। पर उन्होंने हिम्मत से कहा एथिक्स के बिना जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक बिहेवियर चलेगा वो तो नुकसान ही करेगा। तो उन्होंने धर्मोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। फिर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए हैं अपने देश के, प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रहे,
डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हेड रहे डॉक्टर VKRV राव। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वैल्यू एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विचार करेंगे तो जीवन मूल्यों का विचार करना पड़ेगा। जीवन मूल्य छोड़ करके केवल डेवलपमेंट का विचार किया तो देश और समाज का भला नहीं हो सकता। तो स्वयं प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, पर उनकी बात को भी उस समय पर जो राजनीतिक क्षेत्र में जिनका प्रभुत्व था उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे श्रीमन नारायण अग्रवाल हो गए, उन्हें गांधी इकोनॉमिक्स पर बड़ा काम किया है, तो उन्होंने भी उस समय पर इसी प्रकार का विचार किया है। ऐसा अगर आप कहें तो मैं बहुत सारी पुस्तकों का नाम आपको गिना सकता हूं जिन पुस्तकों को आजकल के नौजवानों को पढ़ना चाहिए। कुछ मैं अंग्रेजी ऑथर्स की पुस्तकें गिना रहा हूं और कुछ भारतीय ऑथर्स की पुस्तकें आपको गिना रहा हूं। वहां पर भी पश्चिम में भी ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कुछ कुछ मात्रा में नए ढंग से विचार करने लगे हैं। मेयर एंड जेम्स, उनकी एक पुस्तक है लीडिंग इश्यूज इन डेवलपमेंट। उसमें बहुत सारे सवाल उन्होंने यही उठाए जिसकी हमने चर्चा की है। एक दूसरे हैं एस डडले, उनका एक इंटरनेशनल सेमिनार में उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था, उसका नाम ही ये था द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। नए ढंग से उन्होंने डेवलपमेंट को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। अपने देश के इकोनॉमिस्ट और जिनको नोबेल प्राइज मिला अमर्त्य सेन, उनका डेवलपमेंट एज फ्रीडम बहुत अच्छी पुस्तक है। उन्होंने डेवलपमेंट को कहा, डेवलपमेंट को क्या माने, फ्रीडम। फ्रीडम किस प्रकार, किन किन बातों से फ्रीडम, भूख से फ्रीडम, विषमता से, ऐसा विस्तार से कहा। तो उन्होंने भी इस एंगल से डेवलपमेंट को देखने का प्रयत्न किया है। फिर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं कापरा, उसमें बहुत कुछ विचार, अनकॉमन विजडम करके उनकी किताब है, उसमें यही मिलता है। फिर अपने देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, वर्तमान में भी है, VR पंचमुखी। उनकी एक स्टडी है 50 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। भारत के 50 वर्ष के डेवलपमेंट की यात्रा को उन्होंने एक्सरे किया है, इवोल्यूशन किया है, कहाँ ठीक रहा, कहाँ हम भटक गए और कहाँ उसको ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। डॉक्टर VKRV राव की मैंने आपको बात की है। गुलार मिर्डल, उसकी 2 पुस्तकें पढ़ने लायक है, एशियन ड्रामा और दूसरी अगेंस्ट द स्ट्रीम। फिर अपने देश में एक बहुत बड़े विचारक हो गए हैं KV रंगास्वामी अयंगर, उनकी पुस्तक है एस्पेक्ट्स ऑफ एंशियंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट। बोकरे जी की पुस्तक की बात हम कर चुके हैं। अपने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल J कलाम ने राजन के साथ मिलकर के एक पुस्तक लिखी थी जो काफ़ी प्रचारित हुई, इंडिया 2020। बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें बहुत सारे विषयों को उन्होंने लगभग इसी प्रकार से उठाया है। ऐसी उनकी दूसरी पुस्तक आचार्य महाप्रज्ञ के साथ मिलकर के आई, जैन संत थे, उस पुस्तक का नाम है द फैमिली एंड द नेशन। फिर ये जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की मैंने भूटान किंग की बात की है, उस पर एक एडिटेड बुक है, कर्मा वूरा एंड कर्मा गेले, इन्होंने मिलकर के लिखा है। श्रीमन नारायण ने टुवार्ड्स द गांधीयन प्लान ऐसी करके पुस्तक है। एक अपने डॉक्टर श्यामा चरण दुबे हो गए हैं, बहुत अच्छी पुस्तक, बहुत समाजशास्त्री, उन्होंने लिखा विकास का समाजशास्त्र। बहुत अच्छे तीखे सवाल उठाए वर्तमान में, तो अच्छा है। और अपने देश के पूर्व शिक्षा मंत्री और देश के जाने माने राजनीतिक चिंतक भी हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर MM जोशी। उनकी पुस्तक है साइंस, सस्टेनेबिलिटी एंड इंडियन नेशनल रिसर्जेंस। मैंने भी काम किया है, मेरी 3-4 पुस्तकें देखने लायक है। एक जो मेरी रिसर्च वर्क है वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, दूसरी हिंदू अर्थचिंतन और तीसरी है पर्यावरण प्रेमी हिंदू दृष्टि। और जिसके अपन चर्चा कर रहे हैं ये पुस्तक भी मेरी आई है, विकास का एक नया प्रतिमान सुमंगलम। ये 5 भाषाओं में प्रकाशित है, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, उड़िया में और कन्नड़ में। ऐसे 5 भाषाओं में ये पुस्तक है। ऐसी कई पुस्तकें और भी हैं जिनका अध्ययन करें तो काफ़ी कुछ भारतीय इस अवधारणा के या पश्चिम की वर्तमान में चल रही अवधारणाओं पर सवाल उठाकर नए विकल्प तलाशने की प्रेरणा देती है। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने इतना समय जो है निकाला और इस विषय पर इतने विस्तार से हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो साथियों, ये था इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र की साक्षात्कार श्रृंखला में हमारा ताज़ा साक्षात्कार, जिसमें हमने डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता जी से विकास की भारतीय अवधारणा पर बात की। हमें उम्मीद है कि आपको ये साक्षात्कार पसंद आया होगा। इस विषय पर आप हमें अपना फीडबैक ivskdaily@gmail.com पर भेज सकते हैं। जल्दी ही हम एक और नया साक्षात्कार लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।